हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आई होप कि एवरीथिंग इज़ वेल, है ना। एक बात बताइए, फ़िलहाल पिछले 2 वीडियोस में हमने आप लोग को जो कुछ भी बता रखे हैं, आई होप कि सब कुछ आपको क्लियर होगा, है ना। अभी देखिए, जो कुछ भी 2 वीडियोस आपको बताए गए उनमें ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आपके सामने आए नहीं हैं अभी, ठीक है। मैंने पहले ही बता रखा था अपने फर्स्ट लेक्चर में कि हम क्या करेंगे, जो कुछ भी वीडियोज़ आने वाले जो जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स हैं लाइट से रिलेटेड, हम उसके लिए सेपरेटली एक वीडियो प्रिपेयर करेंगे और उस वीडियो में हम सारे डिस्कशन करने वाले हैं डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस को लेकर के, ठीक है। एनसीईआरटी से लेकर के आगे आने वाले तक के क्वेश्चंस को, ठीक है। तो उन वीडियोज़ में हम उनको आराम से सॉल्व करेंगे, देखते भी रहेंगे और क्या नई नई चीज़ें हैं। खैर, न्यूमेरिकल्स में भी पता है बेटा, न्यूमेरिकल्स में भी बहुत ऐसी सारी चीज़ें ट्रिक्स देखने को मिलती हैं जो कि हम लोग थ्योरी में नहीं पढ़े होते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे एक आध ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं जो कि वाकई काफ़ी मतलब कि एक्सेलेंट लेवल के कह सकते हैं कि नहीं। तो डिस्कशन करेंगे उनको हम लोग आने वाले टॉपिक्स में, आने वाले वीडियोस में। फिलहाल अभी क्या पढ़ते हैं, अभी क्या है कि 2 वीडियोस में हम लोगों ने ये देखा था कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन तक की बातें कर लिए थे और स्फेरिकल मिरर के थ्रू किस तरीके से इमेज बनेगा उसके लिए हमें किस तरह के रूल्स और किस तरह के प्रिकॉशन फॉलो करने हैं उसे हम लोगों ने जान रखा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब चलते हैं हम कॉनकेव मिरर के थ्रू इमेज बनेगा तो उसका जिस ऑब्जेक्ट का इमेज बनाएगा कॉनकेव मिरर वो इमेज कैसा होगा, ठीक है। और साथ ही के साथ उस इमेज के लिए, उस पर्टिकुलर केस के लिए हमारे पास रे डायग्राम किस तरह का बनेगा वो भी देखेंगे, ठीक है बेटा। तो शुरू करें, गुड। तो जैसे हमारे लिए हेडिंग क्या होगी, इमेज फॉर्मेशन, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, इमेज फॉर्मेशन थ्रू कॉनकेव मिरर, हम यहाँ पे एक टेबल बनाने वाले हैं जो कि पूरी की पूरी एनसीईआरटी की एक टेबल है। उस टेबल में हम क्या करेंगे, उन सारे पोजीशंस को लिस्ट करेंगे जो कॉनकेव मिरर के सामने बन रही होती हैं। मतलब कि अगर हम एक कॉनकेव मिरर ले लें तो उसके पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, और फोकस के बाद जो रीजन आता है इन्फिनिटी का, उन सभी पोजीशंस को हम लोग क्या मानेंगे कि वहाँ पे एक बार ऑब्जेक्ट रखा जा रहा है, फिर उससे इधर, फिर इससे इधर। ये सारे डिफरेंट पोजीशंस हैं जिन पे जहाँ पे हम ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे और उनका इमेज कैसे बनेगा इसको रे डायग्राम के थ्रू समझेंगे, ठीक है। तो वो क्या पोजीशंस, जैसे अगर हम डायग्राम टेबल बनाएं तो टेबल में हमारे मिलेगा क्या, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट एक मिल सकता है, एक टेबल पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, इसके एक रो में, ठीक है। इसके बाद पोजीशन ऑफ इमेज को देखेंगे, पोजीशन ऑफ इमेज के बारे में बात करेंगे। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी क्लियर आफ्टर सम टाइम। एंड साइज ऑफ इमेज, एंड फाइनली व्हाट, नेचर ऑफ इमेज क्या बताया जा रहा है। देखिए यहाँ पे क्या है, पोजीशन का मतलब वो डिफरेंट प्लेसेस जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स को रखेंगे। तो देखिए क्या क्या वो प्लेसेस मिलने वाले हैं। अच्छा बताइए, एक छोटा सा मिरर में ऊपर बना रहा हूँ, ऊपर क्या बना है, स्पेस तो खैर है नहीं, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, एक छोटा सा मिरर में बना रहा हूँ। इसको फॉरन बस इसको इसलिए यहाँ पे बेटर तरीके से समझने के लिए इस चार्ट को हम यहाँ पे बना रहे हैं। क्या है, देखो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, छोटा सा बिल्कुल, है कि नहीं। क्या होगा, इट इज़ योर प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल, इट इज फोकस एंड फाइनली इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे रखा है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत दूर है मिरर से, तो उस ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, उसको यहाँ लिस्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद हम क्या करेंगे, आएंगे, पहला पोजीशन समझ में, दूसरा हम क्या करेंगे, इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखेंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद तीसरी कंडीशन आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही ऑब्जेक्ट को रख देंगे। नेक्स्ट कंडीशन इज ऑब्जेक्ट किसके बीच में रखा जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। फर्दर ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा, ठीक। और लास्ट छठा केस मिल जाएगा जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखेंगे।
तो ये इन सारे केस में हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन बता दी हमने, इमेज कहाँ बनेगा वो भी लिस्ट करेंगे, नेचर और साइज क्या होगा। इसके बाद सबकी प्रूफिंग हम लोग रे डायग्राम से भी देखेंगे कि क्या सच में ऐसा है। ठीक है, तो क्या क्या केस मिलेंगे, अगर ऑब्जेक्ट किस पे हो जाएगा, इनफाइनाइट पे रखा हो, किस पे, इनफाइनाइट पे, तो उस केस में पोजीशन इमेज क्या होता है, एट द फोकस। जो इमेज बनेगा आपका भाई कॉन्केव मिरर, इस केस में इमेज जो बनाएगा वो कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। साइज क्या होगा, हम यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं पॉइंट साइज का होगा। कैसा होगा भाई, पॉइंट साइज का। और नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा, रियल होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा कि इरेक्ट होगा। ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड या इरेक्ट, यहाँ पे हम सिंपल रियल और इरेक्ट नाम दे देंगे। ठीक है, नेचर में क्या करेंगे, रियल और इरेक्ट रख देंगे। अच्छा, अब इसके बाद इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आते हैं, तो क्या रखेंगे अब, बिटवीन इन्फिनिटी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी। मैंने पहले बोला था कि सी का मतलब आप यहाँ पे क्या समझेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो इस केस में इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में जो ऑब्जेक्ट बनता है वो, सॉरी इमेज बनता है, वो होता है बिटवीन द सी एंड एफ। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में इमेज बनेगा। कितना बनेगा, इस पॉइंट साइज का तो नहीं बनेगा, लेकिन स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, डिमिनिश और इनलार्ज का मतलब समझते हैं, उसी को यहाँ लिख दे रहे हैं। डिमिनिश मतलब छोटा साइज का। ठीक है, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड मतलब यहाँ पे छोटा होगा, और वो कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। एक्चुअली पहले केस में पता ही नहीं चलेगा कि क्या है, इरेक्ट है कि क्या है। फिलहाल दूसरे में क्लियर समझ जाएगा कि रियल भी होगा और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, इसके बाद एक केस आता है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा रहेगा, एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इस केस में इमेज कहाँ पे बनेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बन जाएगा। ठीक है बेटा, और वो कैसा होगा, इस बार भी इक्वल टू साइज है ना, इक्वल ना लिख के लिख सकते हैं, सेम साइज, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पेस थोड़ा कम है, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट मतलब जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। और नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। इस केस में क्या होगा, बियॉन्ड द सी, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बनेगा, बियॉन्ड द सी। कि कैसा होगा, सेम साइज तो नहीं होगा, डिमिनिश की जगह अब हम लिखेंगे यहाँ पे इनलार्ज। इनलार्ज का मतलब अब क्या है, बड़ा बनेगा। ठीक है, अभी भी रियल ही रहेगा। ठीक, एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। नेक्स्ट केस क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे होगा, एट द फोकस। फोकस पे होगा तो उस केस में इमेज बनेगा एट द इन्फिनिटी, एट द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट पे बनेगा। और उस केस में क्या होगा, हाईली इनलार्ज हो जाएगा, बहुत बड़ा। ठीक है, हाईली इनलार्ज। एंड बेटा लास्ट केस इसमें ये अभी भी क्या मिलेगा, रियल एंड इन्वर्टेड ही कहेंगे, अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड। और लास्ट केस है बेटा बिटवीन फोकस एंड पोल। उस केस में ऑब्जेक्ट कहाँ पे बनेगा, बिहाइंड, सॉरी इमेज कहाँ बनेगा, बिहाइंड द मिरर। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। कैसा होगा वो, हाईली, इस बार इनलार्ज होगा, ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से बड़ी ही रहेगी, और इस बार वर्चुअल हो जाएगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। क्या इस कॉलम के थ्रू आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है कि कॉनकेव मिरर के सामने डिफरेंट पोजीशंस पे हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमने ये ऑब्जर्व किया कि वो उस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग इमेज कहाँ पे बन रहा है। बेटा 6 केसेस मिले थे। इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट को रखा, पहला केस। इनफाइनाइट और सेंटर कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, दूसरा केस। ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही प्लेस्ड कर दिया, दैट इज योर थर्ड केस। एंड फोर्थ केस विल बी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, एंड फिफ्थ पोजीशन इज व्हाट,
ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस एंड फाइनली सिक्स्थ एंड लास्ट पोजीशन इज व्हाट, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पोल एंड फोकस। तो आपके स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा होगा, हमने उन सब पोजीशंस को बताया। तो इस केस में ऑब्जेक्ट का इमेज जो बन रहा था वो फोकस पे बन रहा था, बहुत ही पॉइंट साइज का था, ठीक है, पॉइंट साइज का था लेकिन रियल था। इस केस में जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में था तो इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बनता था, रियल बनता था, इन्वर्टेड बनता था और ऑब्जेक्ट की तुलना में छोटा था। ठीक, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो उस केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही इमेज बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट बनेगा। बात समझ में आ रही है। फिर और केस क्या था, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में था तो उस केस में जो इमेज बन रहा था वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे बन रहा था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे रियल, इन्वर्टेड और ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बड़ा बन रहा था। और जब ऑब्जेक्ट को हमने ले जाकर के फोकस पे रख दिया, सॉरी बेटा, जब अपने ऑब्जेक्ट को ले जाकर के फोकस पे रख दिया तो उस केस में जो इमेज बना था वो कहाँ पे, इनफाइनाइट पे जाके बन गया था और बहुत ही बड़ा इमेज बन रहा था, जिसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, हाईली इनलार्ज्ड। ठीक है, रियल और इन्वर्टेड अभी भी। और लास्ट केस क्या था, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा रहेगा तो उस केस में इमेज कैसा बनता है, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे जाकर के बनेगा। ठीक है, इनलार्ज्ड होगा, ऑब्जेक्ट की साइज के कंपैरिजन में बड़ा होगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, मतलब सीधा रहेगा और आभासी। वर्चुअल का मतलब वहाँ पे एक्चुअली इमेज नहीं बन रहा था, उसे मिलाने पर रे को बनेगा। ठीक है, तो अब इन्हीं का डिस्क्रिप्शन हम लोग रे डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं बारी बारी से, फटाफट। चलिए मिटा दिए जाए। देखिए हम पॉइंट वाइज नाम देते हुए आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा फास्ट कर लेंगे तो सही रहेगा हम लोग के लिए। चलिए तो अब मिटा करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं फटाफट। ठीक है, वो केसेस क्या थे, देखिए उनको डायग्राम के थ्रू हम समझ रहे हैं। पहले क्या था, जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा हुआ था तो इनफाइनाइट के केस में पहला केस क्या था, देखिएगा ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा था, इनफाइनाइट पे। सारे केस यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। ये रहा हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चूंकि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है तो ढेर सारे रे ऑफ बीम ऑफ लाइट वहाँ से आ रही होंगी, तो हम एक पैरेलल को कंसीडर कर रहे हैं। लीजिए कुछ पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही हैं, रिफ्लेक्शन के बाद आपको पता है फोकस से होकर के जाएंगी, गई, और खैर बहुत सारे हैं, हम सिर्फ एक ही को यहाँ पे ले रहे हैं। तो पैरेलली बीम ऑफ लाइट आ रही है, मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से गई, यानी कि देखो फोकस पे इमेज बन गया। तो ये समझ में है, इनफाइनाइट में मौजूद ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ पे बन रहा है, फोकस से, अरे फोकस पे। और हमने यहाँ पे जो रूल्स बताया था लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, वो भी एक काम ही कर रहा है। दूसरा केस क्या था, जो ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, देखिएगा पूरे डायग्राम के साथ प्रॉपर तरह से समझ में आएगा। ठीक है, ये रहा पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के, सॉरी फाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। तो यहाँ से एक रेज जाएगी पैरेलल, कहाँ से पास करेगी, फोकस से, ठीक, और एक दूसरी रेज जाएगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी। इसको थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस रिट्रेस हो जाएगी। तो ये देखिए इमेज बना कि नहीं। अगर हम इसको ए और बी बोल दें तो ये हमारा बी डैश, सॉरी ए डैश और बी डैश है। समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ पे था तो उसका इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना, जैसा वहाँ पे बताया गया था। तीसरा केस क्या था बेटा, तब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख दिया था, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा जा रहा है इस बार, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इमेज रेज जाएंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर के फोकस से होकर निकल जाएंगी। और एक दूसरी रेज क्या है, फोकस से होकर के जाने वाली रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। तो देखिए यहाँ पे बिल्कुल ठीक इसका इमेज बनाया जा करके आप देखेंगे ना, तो एग्जैक्टली यहीं पे इमेज बनाया। अगर ये हमारा ए बी है तो ये उसका इमेज यहाँ पे बन गया। फिर से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान दीजिए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ऑब्जेक्ट रखा था, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट जा रही थी, रिफ्लेक्शन के बाद में फोकस से होकर के गई, ठीक, ये इमेज फॉर्मेशन का रूल था।
और एक रूल क्या कह रहा था कि फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएंगी। तो ये रे ऑफ लाइट एक दूसरे को इंटरसेक्ट की, तो देखा हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखे ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन रहा है। ये 3 समझ में आया। फोर्थ केस क्या था बेटा? फोर्थ केस क्या था कि अभी भी हमारे कॉन्केव मिरर ही हमारे सामने मौजूद है। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ पोल, इट इज़ फोकस, इट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को ले जाके रख दिया हमने, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट जाएंगी, कहाँ से पास करेंगी? प्रिंसिपल एक्सिस से, सॉरी फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे बीम ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है। और दूसरा केस क्या आएगा? हम यहाँ पे इसको फोकस से पास कराएंगे, ठीक। फोकस से जाने वाली रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। तो देखिए इस केस में जो ऑब्जेक्ट बना है वो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से थोड़ी दूर जा करके बना है। देख रहे हैं, मैंने कहा था ना कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखे ऑब्जेक्ट का इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर के आगे जाके बनता है, रियल बनता है, इन्वर्टेड बनता है और ऑब्जेक्ट की साइज की तुलना में बड़ा होता है। आप अगर स्केल वगैरह की हेल्प से बनाएंगे तो बिल्कुल प्रॉपरली आपको क्लियरली दिखेगा कि ऑब्जेक्ट की साइज इमेज की साइज से, सॉरी इमेज की साइज ऑब्जेक्ट की साइज से बड़ी है। देखिए यहाँ पे इतनी छोटी ऑब्जेक्ट तो इमेज क्या है, थोड़ा उससे बड़ा बना है। बात समझ में आ रही है? आप प्रॉपर तरह से रूल्स को फॉलो करते हुए अगर बनाएंगे डायग्राम तो क्लियरली बनेगा। पांचवा केस क्या था बेटा? पांचवा केस ये था कि अभी भी कॉन्केव मिरर हमारे सामने मौजूद है, ठीक है। कॉन्केव मिरर, ये हमारा पोल, दिस इज योर फोकस, इट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने कहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया? फोकस पे रख दिया। तो बताइए प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रे जाएंगी और कहाँ से पास करेंगी? फोकस से पास करेंगी, चली गई। बात समझ में आ रही है? दूसरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे ऑफ लाइट जाएगी रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी? वापस उसी पाथ पे आएगी, पीछे ले जाएंगे। कहीं एक दूसरे को मीट करेंगी ये दोनों? कहीं नहीं मीट करेंगी। इसको अच्छे से समझिए। फोकस पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा, प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट गई और पैरेलल जाने वाली रे ऑफ लाइट फोकस से पास करती हैं, ये हमने दिखा दिया। और सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रे ऑफ लाइट अपने पाथ को क्या करती हैं? रिट्रेस करती हैं। तो इसने अपने पाथ को रिट्रेस भी किया। तो देखो ये दोनों पैरेलली एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, यानी इमेज ऐसा माना जाता है कि इस केस में ये आपस में जाकर के इनफाइनाइट पे कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे और इमेज कहाँ पे बनेगा? इनफाइनाइट पे। एंड द लास्ट केस इज वाज व्हाट? हमने क्या किया? कॉन्केव मिरर अभी भी लिया, ठीक है। इट इज योर पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया हमने। प्रिंसिपल, अब क्या करेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बीम ऑफ लाइट ले जाएंगे और कहाँ पर उसको ले जाएंगे? फोकस से पास कराएंगे। इसको कहीं हम ऑब्जेक्ट इसको पीछे मिला देते हैं, ठीक है भाई। देखिए ना, इस बार ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रखा है, तो यहाँ से पैरेलल बीम ऑफ लाइट गई और वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से जा रही है, पास हो रही है। और एक ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएंगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वापस चली आएंगी। इसको हमने क्या किया? वापस इधर कहीं मिलाया तो यहाँ आकर के मिली, यानी कि ये देखिए इमेज बना, वर्चुअल बना और सीधा बना। देखिए ऑब्जेक्ट का इमेज, ऑब्जेक्ट की साइज इतनी थी तो इमेज की साइज इससे बड़ी बनी, वर्चुअल बनी है लेकिन इस बार सीधी बनी है, इरेक्ट है। बाकी केस में इन्वर्टेड हो रहे थे, इन्वर्टेड, यहाँ पर भी इन्वर्टेड एंड यहाँ पर भी खैर इन्वर्टेड ही बनेगा ऐसा माना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको कॉन्केव मिरर के थ्रू जितने भी रे डायग्राम हमने आपको बताए हैं, रे डायग्राम के थ्रू या फिर लिस्ट के थ्रू ऑब्जेक्ट का इमेज बनाना समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद बेटा चलते हैं कॉन्वेक्स मिरर की तरफ, वो भी हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इतना समझ में आ गया। और अगर कहीं एग्जाम में अगर आता है तो आप प्रॉपर तरह से डिफिनीसन दे करके लिखेंगे। मैं इतना मान के चल रहा हूँ कि आप प्रॉपर तरह से डिफिनीसन लिख लेंगे। कैसे कि अगर एग्जाम में डायग्राम बनाने को आता है कि ड्रा रे डायग्राम फॉर ऑब्जेक्ट, फॉर ड्रा रे डायग्राम फॉर दैट ऑब्जेक्ट विच इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस या एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। मतलब कहने का कि इन केस में से कोई एक केस आपको दे देगा और आपको रे डायग्राम के थ्रू उसको बनाना, रे डायग्राम के थ्रू उसे शो करना है और इमेज का नेचर क्या होगा उसे लिखना है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं भाई, ऐसा मानना है, ऐसा मान रहे हैं हम कि आप यहाँ पे लिख लेंगे
क्या लिखेंगे इस केस में कि इन दिस केस द इमेज फॉर्म्ड इज एट द फोकस पॉइंट साइज एंड रियल एंड इन्वर्टेड, ऐसा मान के आप लिखेंगे, पूरी तरीके से स्टेटमेंट लिख लेंगे आप, ठीक है। चलिए ये करते हैं इसको। किसी भी तरह की अगर बाय द वे अगर आपको स्टेटमेंट लिखने में प्रॉब्लम आ रही है, आप हर केस के लिए स्टेटमेंट नहीं लिख पा रहे हैं, तो उसे किसी थ्रू से कमेंट सेक्शन में कहीं से पूछ लीजिएगा, उसको प्रॉपर तरह से बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए ये था हमारा कॉन्केव मिरर के थ्रू। अब हम किसके थ्रू जान लेते हैं बेटा, अब हम जान लेते हैं कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू। तो देखिए एक बात हम जान लेते हैं, इसके लिए हम लिखेंगे कि द इमेज formed by convex mirror, the image formed by convex mirror is always between the pole and focus, except one position when the object is at infinity। ये क्या कह रहे हैं कि भाई कॉन्केव मिरर के लिए हमने अलग अलग केसेस देख रहे थे, वहां पे अलग अलग पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग पोजीशन ऑफ इमेज मिल रहा था, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए उतने केसेस नहीं मिलेंगे। सिर्फ आप कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी ऑब्जेक्ट को आप प्लेस कर दीजिए, कॉन्वेक्स मिरर उस ऑब्जेक्ट का इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनाएगा, ठीक है। बस एक केस ऐसा होता है जिसमें इस पोजीशन पे इमेज नहीं बनता है, वो केस है हमारा इन्फिनिटी वाला। मतलब कॉन्केव मिरर में भी हमने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखा था तो इमेज फोकस पे बन रहा था, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में भी अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पर ही बनेगा। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर के लिए इनफाइनाइट वाले पोजीशन को छोड़ के बाकी जितनी भी पोजीशंस आपको मिलेंगी, हर पोजीशन में कॉन्वेक्स मिरर ऑब्जेक्ट का इमेज पोल और फोकस के बीच में बनाएगा। जबकि आपने देखा था कॉन्केव मिरर में ऐसा नहीं था, पोजीशन अलग थी ऑब्जेक्ट की तो इमेज की पोजीशन भी अलग बन रही थी। लेकिन यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर के सामने कहीं भी आप इनफाइनाइट को छोड़ करके आप कोई भी पोजीशन आप कंसीडर कर लीजिए, फॉर दैट पर्टिकुलर कंडीशन इमेज इज ऑलवेज फाउंड बिटवीन द पोल एंड फोकस। यू विल ऑब्जर्व इन दिस बाय रे डायग्राम। देखिए कैसे हम बता रहे हैं, यहाँ पे इस केस में आप देखेंगे कि पहला केस when the object is at infinite, ऑब्जेक्ट को हमने इनफाइनाइट पे रखा है। देखिए रे डायग्राम को हम समझा रहे हैं, देखिए क्या है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट अगर इनफाइनाइट पे होगा तो कॉन्वेक्स मिरर उसका इमेज कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे बनाएगा। तो देखो बन रहा है, इनफाइनाइट से मतलब आ रही है पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ये रिफ्लेक्ट हो गई, तो हमने इनको पीछे मिलाया तो कहाँ पे मिली, एफ पे, तो बन रहा है इमेज। इसी तरीके से अगर कोई नीचे वाला रे डायग्राम ले लें हम, इससे ये भी इधर रिफ्लेक्ट होगा, देखिए। अच्छा यहाँ से एक बात देखो, हमने जब ये पहले समझ में आया कि इनफाइनाइट पे मौजूद ऑब्जेक्ट का इमेज कॉन्वेक्स मिरर कहाँ पे बनाएगा, फोकस पे बनाएगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे देखो ये रे ऑफ लाइट जो रिफ्लेक्शन के बाद वापस रिफ्लेक्ट हो जा रही है, ये एक्चुअली में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इनको हमें डॉटेड लाइन से एक्सटेंड करना पड़ा है पीछे की तरफ, तब जाकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसीलिए इस केस में जो इमेज बनेगा हमेशा है, इस केस में इमेज क्या बनेगा, अभी हमने वो चार्ट बनाना भूल गया, पहले आपको रे डायग्राम से ही समझाना शुरू कर दिए हैं, तो कोई बात नहीं, रे डायग्राम से पहले समझ लेते हैं फिर हम चार्ट बना लेते हैं। तो इस केस में देखिए एक्चुअली में इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन डॉट एक्सटेंड करने पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसलिए यहाँ पे वर्चुअल इमेज बनेगा और पॉइंट साइज का बनेगा, ठीक है। तो ये मुझे समझ लग रहा है कि आपको समझ में आ गया। दूसरा केस बेटा ये क्या था कि ऑब्जेक्ट इज एट
एनीवेयर, ऑब्जेक्ट इज एट एनीवेयर। मतलब कॉन्वेक्स मिरर में प्रिंसिपल एक्सिस के सामने ऑब्जेक्ट आप कहीं भी अब रख दीजिए इनफाइनाइट को छोड़ के, तो उस केस में देखिए क्या इमेज बनेगा। मतलब इमेज कहाँ पर बनेगा, ये देखिए हमारा कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। इस केस में ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस का पोल, फोकस, ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल और फोकस के बीच में हमने बताया था, तो देखिए पोल और फोकस के बीच में बनेगा। मान लेते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखा है, तो बताइए यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाने वाली रेज कहाँ से जाती है, फील महसूस होती हैं, फोकस से, सॉरी फोकस से जाती फील होती हैं। तो देखो गई, सॉरी क्या हो रहा है यार ये, ठीक है, देख रहे हो हमने क्या किया, कहीं भी रख दिया कॉन्वेक्स मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को, तो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रे ऑफ लाइट किससे जाती है, अपीयर होती है फोकस से। कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा होता है, अपीयर होती हैं, एग्जैक्टली पास नहीं करती हैं, ऐसा अपीयर होता है कि फोकस से आ रही हैं, एक्चुअली पास करती थी कॉन्केव मिरर में। अच्छा, और दूसरा क्या यहाँ पे था कि अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से रे ऑफ लाइट को ले जाएं, ठीक है, अगर यहाँ से या फिर एक काम करते हैं कि फोकस से इंटरसेक्ट करा देते, नहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएं, ठीक है, एक रे ऑफ लाइट आएगी जो कि यहाँ पे एग्जैक्टली आपकी, ठीक है, ये आकर के इंटरसेक्ट करेगी। देखिए एक रे ऑफ लाइट हम यहाँ से, चूंकि डायग्राम थोड़ा छोटा पड़ा है इसलिए आपको देखने में प्रॉब्लम हो रही होगी, लेकिन फिर भी समझिए हम क्या करा रहे हैं। एक रे ऑफ लाइट को हम प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल ले जा रहे हैं और दूसरी को कहाँ पे, सीधा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे इंटरसेक्ट कराने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, पोल और फोकस के बीच में हमेशा इमेज बनेगा। तो मेरा कहने का क्या मतलब है कि कॉन्वेक्स मिरर के केस में इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, फोकस पे बनेगा, और अगर वही ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट को छोड़ के किसी और पोजीशन पे रखा हो प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उस केस में कॉन्वेक्स मिरर उसका इमेज कहाँ बनेगा, हमेशा पोल और फोकस के बीच में। बात समझ में आ रही है, चलिए इसे यूज करते हैं। इस डायग्राम में थोड़ा सा छोटा बन गया, आप उसको, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप जब भी स्केल प्रोटेक्टर पेंसिल इरेजर की हेल्प से बनाएंगे डायग्राम, तो काफ़ी नीट एंड क्लीन डायग्राम बनेगा, और जो जो कुछ भी इमेज के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी वो एग्जैक्टली वहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। तो मेरी बात समझ में आ रही है, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो ये कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमने इमेज फॉर्मेशन को देख लिया, रे डायग्राम को भी देख लिया, बात समझ में आ रही है, गुड। अब इसके लिए चार्ट वगैरह, कुछ चार्ट क्या बनाना है, जिस तरीके से आपने भाई कॉन्केव मिरर के केस में जैसे आपने चार्ट बनाया था, इनकेस ऐसे यहाँ पे भी बना लेंगे। क्या होगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट रहेगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, फिर क्या रहेगा, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, फिर क्या रहेगा, साइज ऑफ द इमेज, और फिर नेचर ऑफ द इमेज। आई होप समझ में आ रहा होगा। ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पे रखा, एट इनफाइनाइट, इनफाइनाइट तो इमेज कहाँ बना, एट द फोकस, एट द फोकस, ठीक है, मतलब बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना और फोकस पर बना, बिहाइंड द मिरर। साइज क्या था, पॉइंट साइज का था, पॉइंट साइज का था। और नेचर कैसा था, नेचर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, वर्चुअल, रियल तो नहीं था, वर्चुअल एंड इरेक्ट, सॉरी, हाँ ठीक है, सीधा बोल देंगे। और एक केस क्या था, ऑब्जेक्ट के कहाँ पे था, एट एनीवेयर, ठीक है, एट एनीवेयर। तो इस केस में अभी भी ऑब्जेक्ट कहाँ पे बन रहा था, इमेज बिटवीन द पोल एंड फोकस और बिहाइंड द मिरर, ये केस अभी भी यहाँ पे वैलिड है, बिहाइंड द मिरर, ठीक है। और ऑब्जेक्ट की साइज क्या है, डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट की साइज में इमेज क्या है, छोटा है, और अभी भी वर्चुअल एंड इरेक्ट वही केस है। तो ये डायग्राम समझ में आ गया होगा, ये चार्ट भी समझ में आ गया, इन द सेम वे जैसे हमने कॉन्केव मिरर के लिए किया था। तो अभी तक कॉन्केव मिरर कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू इमेज फॉर्मेशन रे डायग्राम के हेल्प से हमने देख लिया, ठीक है। अब हम चलते हैं कुछ मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं, ठीक है, गुड। मिरर फार्मूला और साइन कन्वेंशन के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, क्या है वो अभी डिस्कशन करने वाले हैं कुछ ही सेकंड में, चलिए। तो अब देखिए क्या होगा,
एक चीज़ और समझ लीजिए कि ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट के कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर के थ्रू हमने इमेज फॉर्मेशन देख लिया। अभी क्या है, कुछ साइन कन्वेंशन की बात कर लेते हैं। देखिए जब हम उन न्यूमेरिकल्स वाले वीडियोस को लेकर आएंगे तो वहाँ पे हम मिरर फार्मूले में मौजूद जो कुछ भी टर्म्स हैं उनके लिए साइन कन्वेंशन की बात की जाएगी कि कुछ साइन असाइन हो चुके होंगे, कुछ के लिए पॉजिटिव कुछ के लिए नेगेटिव पहले से ही असाइन रहेगा। क्वेश्चन में से हमें क्या एक्सटेंड करके कैसे सॉल्व करना है वो तो वहाँ पे सीखे ही जाएंगे, साथ में कुछ साइन कन्वेंशन भी हमें पहले से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हेडिंग क्या होगा, साइन कन्वेंशन। देख लेते हैं, साइन कन्वेंशन फॉर इमेज फॉर्मेशन, फॉर इमेज फॉर्मेशन। वो साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे यहाँ पे देखिए मैं 3-4 साइन कन्वेंशन है उनको मैं लिस्ट कर दे रहा हूँ, उसके बाद उनको समझा देते हैं। पहला क्या है, पहला यही है कि all the distances तो ठीक है बेटा, कुछ प्रॉब्लम्स थी, वो क्या साइन कन्वेंशन हम उसको देख लेते हैं कि क्या था। पहला साइन कन्वेंशन मैंने पहले बताया कि साइन कन्वेंशन को हम क्या करेंगे, लिस्ट करेंगे और उसके बाद उन चीज़ों को प्रॉपर तरह से समझेंगे। तो पहला क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आर measured from the pole, measured from the pole। सेकेंड क्या बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज placed left side of the mirror, placed left side of the mirror, ठीक है। थर्ड क्या बात इंपॉर्टेंट जानने वाली चीज है कि द डायरेक्शन in which incident ray the direction in which incident ray is propagates are taken as पॉजिटिव। देखिए मैं उनको लिख लेने देते हैं उन साइन कन्वेंशन को, फिर उसको हम प्रॉपर तरह से समझाते भी हैं। तो नेक्स्ट क्या है, इसके बाद क्या था कि ऑल द डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, right of the pole taken as positive, ठीक है, और एंड लेफ्ट ऑफ द पोल टेकन एज नेगेटिव, ठीक है। देखिए कुछ साइन कन्वेंशन है उनको हम यहाँ पे लिख देना चाह रहे हैं। पहला क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। हमने क्या कहा था, मिरर बनाया था तो वहाँ पे पोल को डिस्क्राइब किया था। तो पोल से प्रिंसिपल एक्सिस के जो कुछ भी डिस्टेंसेस मेजर किए जाते हैं वो हमेशा कहाँ से मेजर किए जाते हैं, पोल से मेजर किए जाते हैं भाई। चाहे कॉन्केव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, उसके पोल से ही सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। कि और कोई पूछेगा ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा है तो हम कहेंगे कि मिरर के पोल से अब मेजरमेंट करेंगे। मिरर के पोल पे खड़े हो जाएंगे, देखेंगे हाँ ठीक है मिरर के पोल से लेफ्ट साइड में कितनी दूरी पर ऑब्जेक्ट है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो पोल से सारे डिस्टेंसेस मेजर की जाएगी, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो चाहे इमेज की। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखा होता है, मतलब पोल के लेफ्ट साइड में रखा होता है। पोल अगर मान लीजिए यहाँ पे है तो ऑब्जेक्ट हमेशा किधर रखा रहेगा, लेफ्ट साइड में, ठीक है।
तीसरी क्या बात है कि डायरेक्शन, जिस ऑब्जेक्ट से जो इंसिडेंट रे निकल रही हैं, ऑब्जेक्ट से जो रे ऑफ लाइट निकल रही हैं, वो इंसिडेंट रे का डायरेक्शन जिधर होगा अगर हम उधर ही मूव करेंगे तो उस केस में हम अपने डायरेक्शन को क्या मानेंगे, पॉजिटिव मानेंगे। और लास्ट क्या कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम पोल से, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर हम पोल से राइट की तरफ बढ़ते हैं तो अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट की तरफ बढ़ते हैं तो अपने डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। और वही केस अगर हम पोल से परपेंडिकुलरली अप साइड में मूव करते हैं तो डायरेक्शन को पॉजिटिव लेना है, और राइट साइड में डाउन साइड में मूव करते हैं तो उस केस में भी नेगेटिव लेना है। तो ये समझ में आ रहे होंगे। अब डायग्राम से इनको देखिए कैसे समझाते हैं। अब डायग्राम के थ्रू इनको प्रॉपर तरह से देखते हैं। कुछ इस तरह से डायग्राम होगा, ठीक है। एक्चुअली बिल्कुल ये कार्टेशियन प्लेन जैसा है। कार्टेशियन प्लेन आप लोग पढ़ेंगे आगे चल करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जहाँ आपको कार्टेशियन प्लेन के बारे में प्रॉपर तरह से बताया जाएगा। तो ये कार्टेशियन प्लेन के जैसा बिल्कुल है, कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम लोग एक्स डैश नाम दे देते हैं। ये हमारा एम एन कोई सरफेस वगैरह जो कुछ भी होगा ये उसका पोल कहलाता है। अगर हम राइट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल मूव करते हैं तो अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे, और लेफ्ट साइड में प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करते हैं तो नेगेटिव लेंगे। अगर हम प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर अप साइड में चलते हैं तो डायरेक्शन पॉजिटिव लेंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर डाउन साइड में चलते हैं तो डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे। इतना बस करना था और कुछ खास काम नहीं था। इन्हीं के लिए हमने इनके लिए और इनके लिए और इनके लिए एक ही स्टेटमेंट दे दिया, और बाकी जो 3 स्टेटमेंट है वो इस डायग्राम में दिख नहीं रहे हैं, लेकिन उनको समझना है। कैसे समझना है कि सभी डिस्टेंसेस, चाहे ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हो चाहे इमेज की डिस्टेंस हो, उससे हम पोल से मेजर करते हैं, ठीक। और हमेशा ऑब्जेक्ट पोल के लेफ्ट साइड में रखा होता है, बस समझ में आ रही है। और ऑब्जेक्ट से निकलने वाले रे ऑफ लाइट के डायरेक्शन में अगर हम मूव करेंगे तो अपने डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। ये जो 3 साइन कन्वेंशन है वो इसमें आपको नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हम उनको मान करके चलेंगे। हाँ, ये वाले दिख रहे हैं कि पोल से राइट में चल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो डायरेक्शन पॉजिटिव होगा, लेफ्ट में चल रहे हैं प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो डायरेक्शन नेगेटिव होगा। इन द सेम केस इन अप साइड एंड डाउन साइड। तो आई होप कि आपको साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप साइन कन्वेंशन समझ गए तो अब लास्ट टॉपिक चलते हैं हमारे इस चैप्टर का, जो मिरर फॉर्मूला और लीनियर मैग्निफिकेशन है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर यहीं पे फिनिश हो जाएगा, फिर हम अगले तरफ बढ़ेंगे अपने न्यूमेरिकल्स की तरफ, ठीक है, जो कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलने वाला है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या जानते हैं, किसके बारे में जानेंगे भाई, मिरर फॉर्मूला। क्या जानने वाले हैं, मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है? मिरर फॉर्मूला 1/f = 1/u + 1/v। इसकी एक स्टेटमेंट आता है, लोग स्टेटमेंट लिखते हैं। मिरर फॉर्मूला को डिफाइन करने के लिए पूछता है बेटा, आप परेशान न होइएगा, मिरर फॉर्मूला को आप आसानी से डिफाइन भी कर सकते हैं। क्या डिफिनेशन चलेगी? ये डिफिनेशन ये चलती है कि द रिलेशनशिप, ठीक है, द रिलेशनशिप between focal length, comma object distance and image distance is known as मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला की डेफिनेशन क्या होती है कि फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में जो रिलेशन होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, मिरर फार्मूला। अच्छा देखिए, आपके सामने यहाँ पे एफ यू और वी कुछ टर्म्स आए हैं, इनको जान लेते हैं और इन्हीं के लिए कैसा साइन हमें रखना है वो भी यहीं पे जान लेंगे। न्यूमेरिकल चाहे किसी भी तरह का दे रहे हैं, हम यहाँ पे जो साइन असाइन करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले ये साइन वहाँ पे रख ही देंगे, क्योंकि ऐसा हमेशा माना ही जाता है। तो क्या क्या है वो साइन, जैसे ये देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एफ क्या है, एफ को हम बोलेंगे फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फोकल लेंथ, ठीक है। यू को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। भाई अभी मत कहिएगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो कहाँ से, पोल से ही, हमेशा मैंने पहले बताया था। और वी क्या है? इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और वी क्या है आपका? इमेज डिस्टेंस। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस की बात आ गई। कुछ खास बात क्या ध्यान रखनी है, उसमें हम स्टार पॉइंट करके बता रहे हैं। क्या स्टार पॉइंट करके बता रहे हैं कि
द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, यानी u हमेशा आपका क्या रहेगा, नेगेटिव साइन में। मैग्नीट्यूड में कितना होगा नहीं पता, लेकिन साइन हमेशा u का क्या होगा, नेगेटिव। किसी भी मिरर के लिए हम रख लें u हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है। दूसरी क्या खास बात हमें याद रखनी है कि द वैल्यू ऑफ इमेज डिस्टेंस यानी कि v फॉर कॉन्वेक्स मिरर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब क्या, जहां पर u कॉन्केव और कॉन्वेक्स दोनों के लिए हमेशा नेगेटिव हुआ करता है, वहीं कॉन्वेक्स मिरर के लिए जो v है यानी इमेज डिस्टेंस वो हमेशा पॉजिटिव होगा, सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए। इतनी बात समझ में आई। और एक और बात, एक स्टार पॉइंट क्या लिखना है कि फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर क्या होगा, हमेशा नेगेटिव। याद रखिएगा इस चीज को कि कॉन्केव मिरर है तो उसके लिए f हमेशा क्या रखेंगे, नेगेटिव रखेंगे। और फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर अगर है तो उसके लिए हमेशा पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन वहीं अगर फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर हो जाए तो, प्लेन मिरर की फोकल लेंथ की बात करते हैं हम लोग, तो हम बोलेंगे क्या है, इनफाइनाइट। प्लेन मिरर के लिए फोकल लेंथ क्या होता है, हमेशा इनफाइनाइट होता है, क्योंकि वहाँ पर रेडियस ऑफ कर्वेचर ही काफ़ी इनफाइनाइट होने की वजह से ये ऐसा होता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन में मैं बता रहा हूँ मिरर फॉर्मूला क्या था, ये है। इस पे न्यूमेरिकल्स बनेंगे, f=r/2 एक फॉर्मूला हमने देखा है, उस पर भी हम अभी न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इन सब पे बात करेंगे। लेकिन याद रखेंगे कि इन फॉर्मूलाज को यूज़ करने से पहले आप ध्यान में रखेंगे इनके साइन कन्वेंशन को। साइन को बहुत ही प्रिकॉशन के साथ आपको रखना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है, तब कहीं ना कहीं जाकर के हम एक प्रॉपर रिजल्ट की तरफ बढ़ पाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें थी जिनके बारे में मुझे बताना था, सो हमने आपको बता दिया कि u हमेशा कॉन्केव मिरर जो है कॉन्वेक्स, उसके लिए हमेशा u नेगेटिव होगा, v हमेशा पॉजिटिव होगा सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर के लिए, f कॉन्केव के लिए नेगेटिव, कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव और प्लेन मिरर के लिए इनफाइनाइट। तो क्या समझ में आया? चलिए, अगर ये समझ में आया तो हम अगले चैप्टर, अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और वो हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे भी बहुत कुछ पता चलता है ऑब्जेक्ट। देखिए ये शुरुआत की आपने जो लास्ट के 2-3 डिफिनीशंस पढ़े हैं, मिरर फॉर्मूला, लीनियर मैग्निफिकेशन और साइन कन्वेंशन, ये बहुत ज़रूरी है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के दौरान, आपको ये याद रहने चाहिए, ठीक है। नहीं तो बार बार आपको परेशान होना पड़ेगा और फिर उन चीज़ों को देखना पड़ेगा। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, अब हम पढ़ने वाले हैं लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, वो जो ऑब्जेक्ट और इमेज की हाई साइज है ना, उसी का हम रेशियो ले लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। मतलब इसको डिफाइन करेंगे तो लिखेंगे कि द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन। इसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है। लीनियर मैग्निफिकेशन को स्मॉल m से डिनोट किया जाता है, और ये है क्या, ऑब्जेक्ट की इमेज की साइज और अपॉन में ऑब्जेक्ट की साइज, यही क्या देगा, लीनियर मैग्निफिकेशन। यानी यहाँ से m की वैल्यू हम निकाल सकते हैं प्रॉपर तरह से लिखा जाए I/O। ये फॉर्मूला आपके सामने बन गया, क्या है, I इमेज की हाइट, O ऑब्जेक्ट की हाइट, यानी यहाँ से m की कुछ और वैल्यूज मिलेंगी, m = I/O ऑल्सो -v/u, ठीक है। ये कुछ फॉर्मूला मिला आपको। एक और फॉर्मूला देखने को मिला लीनियर मैग्निफिकेशन के टर्म में, क्या, I/O, I मीन्स हाइट ऑफ इमेज एंड O मीन्स
हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड वी और यू तो आपको पता ही है क्या है, और यहाँ से आप वी और यू को आप एफ के टर्म में भी लिख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ मिरर फॉर्मूला, वो आप वहाँ से कर लेंगे। तो ये बात समझ में, लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके लिए क्या एक्सप्रेशन हमारे सामने बनता है। और एक खास बात लिखेंगे कि एम यानी लीनियर मैग्निफिकेशन हैज़ नो यूनिट। नो यूनिट मतलब कहने का कि ये यूनिट लेस है, भाई होना ही चाहिए, क्योंकि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हाइट ऑफ इमेज हाइट ही है एक तरह से, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी एक हाइट है। तो जब हम सेम क्वांटिटी का अगर रेशियो लेते हैं तो उनकी यूनिट्स आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो इसलिए लीनियर मैग्निफिकेशन की कोई यूनिट नहीं होती है, ये आप ध्यान रखेंगे, स्टार पॉइंट है, इंपॉर्टेंट बात है। तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके लिए क्या फॉर्मूला है, उसके लिए क्या कुछ खास बात वो हमने जाना, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा ये अब देख लेते हैं, ठीक है। उसको हम इसे मिटा दिया जाए, तो लीनियर मैग्निफिकेशन क्या क्या इंफॉर्मेशन देगा हम उसको देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंफॉर्मेशन इस तरह से देगा कि देखिए इफ m इज इक्वल टू पॉजिटिव आ जाता है, बाइट पे आपने कैलकुलेट किया, पूरी कैलकुलेशन की और m की वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो हम यहाँ पे क्या समझेंगे, हम यहाँ पे समझेंगे कि द इमेज इज इरेक्ट एंड वर्चुअल। याद रखना, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इफ m की वैल्यू नेगेटिव आती है तब हम क्या कहेंगे, द इमेज इज इन्वर्टेड, ठीक है, इन्वर्टेड एंड रियल, ठीक है। ये तो था m की वैल्यू पॉजिटिव, m की वैल्यू नेगेटिव आने का क्या मतलब है, ठीक है। और अगर कहीं m की वैल्यू इफ m की वैल्यू 1 से बड़ी आती है, ग्रेटर देन 1 कहीं अगर आ जाती है, तो इस केस में द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। इनइक्वालिटी यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। इस केस में क्या होगा, अगर m की वैल्यू 1 से ज़्यादा आती है तो इमेज की जो हाइट है वो ऑब्जेक्ट की हाइट से क्या होगी, बड़ी होगी। यानी अगर ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर का है तो इमेज क्या बनेगा, 5 सेंटीमीटर है, उससे कुछ ज़्यादा का बन सकता है, डिपेंडिंग अपॉन ऑल अदर वैल्यूज, ठीक है। अगर इफ m की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो इन दिस केस यू विल फाइंड दैट द हाइट ऑफ, ठीक है, द हाइट ऑफ इमेज इस बार क्या हो जाएगा, लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, बात समझ में आ रही है। तो इस तरह से लीनियर मैग्निफिकेशन, मिरर फार्मूला, साइन कन्वेंशंस, यानी मिला जुला कि ये आपका लास्ट लेक्चर था जो हमने आज यहाँ डिस्कशन किया, और लाइट के एक पोर्शन रिफ्लेक्शन को हमने कुछ हद तक पढ़ लिया, उसको समझ लिया। अब इससे रिलेटेड जो कुछ भी आपको वीडियोस मिलेंगे न्यूमेरिकल्स के मिलेंगे, जिससे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, ओके।